जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं अब आपको बताऊंगा फलित करने के कुछ उपाय। उपाय क्या है, सूत्र समझ लीजिए, बातें समझ लीजिए। जो अनिवार्य सूत्र हैं वो आप अपने दिमाग पर रखो। जो कुंडली आप किसी के लिए, उसका आपको विश्लेषण करना है, उसका विचार करना है, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए जो मुख्य सूत्र हैं जो हर जगह लागू होंगे वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको भाव से भाव के बारे में, भाव के द्वारा शरीर और रोग के बारे में, और भाव के बारे में जो चलित कुंडली हमने आपको बताई थी उसमें मैंने आपसे बताया भी था कि भावों का विचार कैसे किया जाता है। उसको मैं पुनः भी आप समझा दूंगा आपको कि भावों का कैसे विचार करते हैं। उसके बाद भाव का बल कैसे निकाला जाता है, भाव में स्थित जो विश्वोपक बल है उसके बारे में भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। बल कैसे निकाला जाता है ग्रहों का, और ग्रह किस भाव में आगे फल दे रहा है, पीछे दे रहा है, उसी भाव में फल दे रहा है, ये सब जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपको मैं आज बताने यही वाला हूँ कि जैसे भाव, इसमें सिद्धांत कुंडली में जो भाव भवा सिद्धांत में कि भाव क्या है कि भाव का, भावेश का और उस भाव का कारक, इन तीन ग्रहों का हमको ध्यान देना है। इन तीन ग्रहों का हम ध्यान करके फलित कहते हैं, वो आपकी सटीक स्थिति होगी, सही फल दोगे आप। अवश्य का ही विचार करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो ध्यान रखना है किस पे, भाव, भावेश और भाव का जो कारक है। उन ग्रहों पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, जैसे उनकी दृष्टि होगी और किस भावेश की दृष्टि है, जिस भावेश की दृष्टि होगी वैसा वो फल देंगे। इन सब के बारे में आपको विस्तृत समझा रहा हूँ, उसे आप लोग समझिए। ये जो सूत्र हैं इनको आप दिमाग में रखोगे तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फलित करने के ये सूत्र हैं, इसको आप समझ लीजिए। पहले क्या समझना है आपको कि जन्म कुंडली में लग्नस्थ ग्रह, यानी जन्म कुंडली में लग्नस्थ का मतलब होगा लग्न में स्थित ग्रह, जो भी ग्रह लग्न में स्थित है और उसकी राशि, लग्न में जो भी राशि पड़ती है, और लग्नाधिपति यानी लग्न का स्वामी, ग्रह की स्थिति, इन तीनों को आपको देखना है। क्या क्या देखना है, एक तो लग्न में स्थित ग्रह, जो भी ग्रह लग्न में स्थित है उस लग्न की राशि क्या है, और जो लग्नाधिपति है, जो लग्न में जो राशि है उसका जो स्वामी है उसकी स्थिति वो कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति देखनी। यदि आपका जो लग्नेश है, कहा गया है लग्नेश ग्रह यदि केंद्र में या त्रिकोण में है तो वो शुभ फल देगा। तो ऐसा समझ लीजिए। आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कुंडली है, एक मैंने ये उदाहरण ले ली है। उदाहरण किसके लिए, मैंने सिंह लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पहले कहा गया है कुंडली में लग्नस्थ ग्रह, तो यहाँ लग्न में देखिए कोई ग्रह स्थित नहीं है। दूसरी क्या है, लग्नस्थ राशि, राशि क्या है यहाँ पे भी सिंह राशि। सिंह राशि होने से लग्न का स्वामी लग्नाधिपति कौन हो गया, सूर्य। और इसकी स्थिति क्या पूछ रहा है कि लग्नाधिपति की स्थिति, लग्न की स्थिति क्या है, लग्नाधिपति की त्रिकोण में बैठा है। तो त्रिकोण क्या होता है, शुभ होता है। कोई ग्रह अगर त्रिकोण में बैठी है वो शुभ फली होगी, शुभ फल देती है। तो लग्नाधिपति की स्थिति क्या है, शुभ है। फिर कह रहा है कि लग्नेश ग्रह यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में स्थित हो शुभ फल होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, लग्नाधिपति कहाँ बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो क्या होगा, शुभ फल देगा। और यदि यही लग्नेश जो है त्रिक में बैठा हो, त्रिक का मतलब होता है 6, 8, 12। अगर यह लग्न का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो क्या है, अशुभ फल। देखिए ध्यान रखो, लग्नेश कहीं भी बैठेगा अशुभ फल नहीं देगा, अपनी शुभता में वो कमी कर देगा। अगर यहाँ लग्न का स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो अपने जो शुभता है, लग्न के त्रिकोण की जो शुभता है उसकी कमी हो जाएगी। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। पुनः चाहे समझ लो, यदि लग्न कुंडली में लग्नस्थ ग्रह, कोई जो लग्न में बैठी हुई ग्रह है, इसमें जो राशि है और लग्नाधिपति की जो स्थिति है, इसका हम विचार करते हैं। दूसरा, यही लग्नेश यदि केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो शुभ फल देगा, और लग्नेश अगर 3 त्रिक में बैठ जाएगा, तीसरे, छठे, यानी छठे और 8वें और 12वें, त्रिक किसे कहते हैं, 6, 8, 12, इसमें बैठ गया तो अशुभ फल देगा, अनिष्टकर होगा। अनिष्टकर तो नहीं, देख लेना उसमें वो ग्रह है, वो लग्नेश जो है मैंने लग्न का स्वामी यहाँ पर अपने मित्र का हो गया, मित्र राशि में बैठ गया या उच्च राशि में बैठ गया, अशुभता को कम कर देगा।
अगर यही लग्नेश अपने शत्रु राशि में बैठ गया तो वो अनिष्टकर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में बिठा लीजिए। अब दूसरे सूत्र पे हम चलते हैं। दूसरा सूत्र समझ लीजिए, सभी भाव भावेश एवं कारक। मैंने सूत्र समझा रहा हूँ कि हम जो विचार कर रहे हैं इसको भावात्भाव सिद्धांत में क्या है कि भाव भावेश और कारक ग्रह, ये केंद्र त्रिकोण ग्रह जो है केंद्र त्रिकोण भावों में शुभ ग्रहों का, ये ध्यान रखो। हाँ, एक बढ़िया है कि ये सभी भाव अभावेश एवं कारक ग्रह जो है सभी भावों में, ये यानी कहाँ से लग्न से लेकर द्वादश भाव तक, सभी भाव से मतलब है लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक सभी भाव में जो भावेश है, भाव का स्वामी। अब जैसे यहाँ लग्नेश कौन हो गया? सूर्य, यहाँ बुध, तीसरे का शुक्र, चौथे का भावेश कौन होगा? मंगल, पंचम का यहाँ बृहस्पति। इस तरह से द्वादश भाव के जो राशियाँ पड़ी हैं उसका भाव का जो स्वामी है उसको क्या कहते हैं? भावेश। और भावेश और कारक ग्रह, कारक ग्रह कौन होगा? मैंने आपको बताया था लग्न का कारक कौन होता है? सूर्य। द्वितीय भाव का कारक कौन है? बृहस्पति। और तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल। चौथे भाव का कारक कौन है? चंद्रमा। तो इस तरह मैंने आपको द्वादश भाव के कारक भी बता रखे हैं। तो ये ध्यान रखो, सभी भाव में जो भावेश है और कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण भावों में, केंद्र त्रिकोण भाव कौन से हैं? केंद्र भाव होता है चौथा, सातवां, दसवां। और त्रिकोण कौन होगा? लग्न, पंचम और नवम भाव। ये त्रिकोण कहता है, लग्न को केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भाव भी माना जाता है। तो त्रिकोण आप ये समझ लो कि लग्न, पंचम, नवमी त्रिकोण हो गया और चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये आपका केंद्र भाव हो गया। केंद्र त्रिकोण भावों में शुभ ग्रहों का और त्रिखंड, त्रिखंड क्या होता है? 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का स्थिति शुभ फली होती है। ध्यान रखो, अगर शुभ ग्रह कहाँ बैठ जाए? केंद्र में। केंद्र कौन? चौथे, सातवें, दसवें में शुभ ग्रह बैठी हो, या त्रिकोण बैठा हो लग्न में, या पंचम, नवम में शुभ ग्रह बैठी है तो शुभ फल देगी। इसी तरह पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें बैठी है तो वो भी शुभ फल देगी। ये ध्यान रखो, यानी शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठी है शुभ फल देगी, पाप ग्रह तीसरे, छठे, 11वें बैठी है तो वो भी शुभ फल देगी। ये आपका सूत्र 2 हो गया। तीसरा समझ लीजिए। अब यह इसी सूत्र को अगर आप चाहे लागू करना चाहे, समझना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि भावेश कारक यानी त्रिखंड में पाप ग्रहों की स्थिति। अब त्रिखंड में पाप, यहाँ मंगल जैसे बैठा है, त्रिखंड में बैठा था, तो त्रिखंड में जो मंगल बैठा हुआ है कहाँ बैठा? तीसरे घर में। तो मंगल जो तीसरे घर में बैठा है ये शुभ फल देगा। ये 3, 6, 11 में पाप ग्रह शुभ फल देती है। और मंगल यहाँ क्या है? भाग्येश भी है। मंगल इस कुंडली में भाग्येश चतुर्थेश होकर के पराक्रम में बैठा है तो यहाँ मंगल जो है शुभ फल देगा। दूसरा सूत्र क्या था कि शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठी हो। शुभ ग्रह यहाँ कौन सी है? शुक्र शुभ ग्रह है। कहाँ बैठा हुआ है? केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ शुभ ग्रह शुक्र भी जो है शुभ फल देगा। जबकि सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र जो है अशुभ फली होता है। शुक्र जो है यहाँ कारक होता है, जहाँ बैठता उस भाव को नुकसान देता है, लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ेगी उस भाव को बढ़ा देगा। इसकी दशांतर 10 डिग्रियाँ हैं और ग्रहों की क्या दृष्टि है वो सब विवेचना हम लोग बाद में करेंगे। ये तो केवल अभी आपको भाव के अनुसार में समझा रहा हूँ कि ये जो सूत्र है उनको आप लोग लागू कैसे करेंगे और देखेंगे कैसे। ये आपका दूसरा सूत्र हुआ। अब तीसरे सूत्र को आप समझ लीजिए कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो, जो भाव, जो राशि पड़ी है, कोई भी भाव है वो अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, उसमें वो ग्रह बैठी हो जिसमें, या उसमें उस स्वामी की दृष्टि हो, या शुभ ग्रहों या त्रिकोणपति से युक्त हो या दृष्ट हो तो शुभ फल प्राप्त करेगा। समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भाव है, कोई भी भाव बैठ है और वो भाव जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या त्रिकोणपति की वहाँ दृष्टि हो तो वो शुभ फल देगा। इस तरह की कोई इस कुंडली में तो नहीं स्थिति ही दिखाई दे रही है।
लेकिन आप सूत्र समझ लीजिएगा कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो, यानी वो स्वामी अपने भाव में बैठा हो, या उस ग्रह से दृष्टि हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या त्रिकोणपति की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो जो क्या है, शुभ फल देगा। ठीक है, तो ये भाव शुभ फल देगा। और हाँ, दूसरा यहाँ है, यदि पाप ग्रहों से, यदि जो भाव है, यदि वो भाव जो है पाप ग्रहों से, किससे, शनि से, राहु से, मंगल से दृष्ट हो, या इनकी युक्ति या नीच ग्रह अस्त ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो अनिष्टकर फल देगा। ये ध्यान रखो, वो अशुभ फल दे देगा। दो उदाहरण के तौर पर पाप ग्रहों वाला तो आपको समझा ही देता हूँ। ये शनि, राहु, मंगल की दृष्टि जहाँ पड़ेगी, अब ध्यान रखो, यहाँ शनि राहु है। शनि राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन से भाव पे, द्वितीय भाव पे। यह शनि राहु की जो दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है, ये द्वितीय भाव को पीड़ित करते हैं, तो वहाँ ये अशुभ फल देंगे। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, द्वितीय भाव संबंधी ये प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। शनि की दृष्टि और कहाँ पड़ेगी, सेकंड हाउस, वो शुक्र के घर में पड़ेगी, तो यहाँ शुक्र संबंधी कर्म के क्षेत्र में ये जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वहाँ पे पीड़ित करेंगे। तो इस तरह से हमें देखना है, यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ ये अशुभ फल प्रदान करेंगे। ठीक है, आप चौथा सूत्र हम ले लेते हैं इस कुंडली का। चौथा सूत्र क्या है कि ये द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी, ये ध्यान रखो, द्वितीय और द्वादश भाव, द्वितीय भाव कौन सा है ये, और द्वादश भाव, इसको समभाव भी कहा जाता है। ध्यान रखो, कुंडली में दूसरा और द्वादश भाव ये समभाव है। द्वितीय और द्वादश भाव का स्वामी अन्य भाव के स्वामी के साथ सहचर्य करे, यानी इसका जो दोनों ग्रहों का जो स्वामी है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के स्वामी की जो भी संबंध बनाता है उसके अनुसार वो फल देगा। जैसे द्वादश यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ बैठा, तृतीय भाव में। तृतीय भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है, तो शुक्र के साथ वो सहचर बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, चंद्रमा के साथ मंगल कौन, भाग्येश है, उसके साथ भी संबंध बना रहा है। तो इसके अनुसार जो इसको फल मिलना है, फल देगा ये चंद्रमा। तो जो मंगल की स्थिति, क्योंकि मंगल यहाँ कुंडली में योग कारक है, तो योग कारक ग्रह का चंद्रमा के साथ संबंध हो जाने से यहाँ जो चंद्रमा है वो शुभ फल देगा, मंगल का फल, मंगल के जैसे उसका संबंध है उसके अनुसार वो फल देगा, क्योंकि यहाँ तो उसकी स्थिति सम है। दूसरा समझ लो, जैसे यहाँ बुध है, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, बुध बैठ गया किसके घर में, शनि के घर में। तो यहाँ बुध की जो भूमिका होगी, किस राशि में बैठा, शनि के, तो शनिवार यहाँ पे यह आचरण करेगा। लेकिन दृष्टि बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ रही है यहाँ इस पे, यहाँ ध्यान रखो, जब भी बुध की दशा अंतर्दशा चलेगी और बुध अपने से अष्टम भी बैठा हुआ है, तो बुध की दशा अंतर्दशा यह निगेटिव है, अशुभ है। तो इस तरह से हम कुंडली में ग्रहों की स्थिति का विवेचना करते हैं, उसका फल जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा फल देंगे। तो ये था द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी में अन्य भाव के साथ स्वामी के साथ सहचर्य, अथवा दूसरी राशि, हाँ, या दूसरी राशि के अनुसार ही शुभ अशुभ फल देंगे। अब ये समझ लो, जैसे कि यहाँ बुध जो है, बुध क्या है, यहाँ पे द्वितीयेश है और दूसरा लाभेश भी है। तो यहाँ स्थिति इसकी सम हो गई, लेकिन ये ध्यान रखो, यहाँ लाभेश भी उसको दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि अपनी दूसरी जो राशि है उसकी, बुध की जो दूसरी राशि है, लाभेश जो बना, ये उनके अनुसार भी फल देगा। लाभेश का भी इसको कर्म में बुध को है, लाभेश का भी दायित्व मिला हुआ है। तो ये बुध जो है अपनी दशांतरदशा में लाभ भी देगा। जब उसकी दशांतरदशा आती है और पॉजिटिव उसकी कंडीशन आएगी तो लाभ भी देगा। जबकि यहाँ मित्र के घर में बैठा हुआ है तो हो सकता है वो कर्जा, कोई आदमी इसमें कर्जा ले ले और बुध की दशांतरदशा आ जाए तो उसके कर्जे से उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऋण से मुक्ति दिला दे, क्योंकि ये लाभेश भी है, मित्र के घर में बैठा हुआ है। तो ये भी मैं ध्यान है, शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो कहने मतलब ये है कि कभी कभी ग्रह देखने में तो शुभ बैठा है कि अष्टम में बैठा हुआ अपने अशुभ फल देगा। इन दशांतरदशा को ये भी गोचर में आ गया कि भाई अगर वो दूसरी राशि उसकी जो है अगर शुभ बैठी लाभेश बना है तो लाभेश की भूमिका भी ये निभाएगा। तो ये आपने कौन सा सूत्र, चौथा सूत्र आपने समझ लिया। पंचम सूत्र आप समझ लीजिए कि क्या जरूरी है जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं उस समय हमको क्या देखना है। ये है कि सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु, जो पाप ग्रह, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु
पाप ग्रहों की राशि में विशेष पापी हो। अब जैसे पाप ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि पाप ग्रह है, पाप ग्रहों की राशि हो जाए, इन्हीं की अपनी राशियाँ हो जाए, तो ये अधिक विशेष इनको बल प्राप्त हो जाएगा, इन्हें विशेष पापी होंगे, इन्हें विशेष बल प्राप्त हो गया। लेकिन यही ध्यान रखो कि यही जो पाप ग्रह है, अगर ये अपने उच्च में हो, मित्र के घर में बैठे हो, तो ये ध्यान रखो ये अपनी अशुभता में कमी कर देंगे, तभी ये शुभ फल नहीं देंगे। अगर उच्च का है, मित्र का है, या अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ शुभ फल नहीं देगा। अगर ये पाप राशि में बैठा हुआ है, तो नीच का है, शत्रु का है, ऐसी स्थिति बन रही है, पाप ग्रहों की दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं, तब ये अशुभ फल देंगे। तो ये पाप ग्रहों की स्थिति आपने समझ ली। और चरित्र कुंडली का विचार करें। चरित्र कुंडली का विचार मैंने आपको बताया था क्या करना है, कि जब हम भाव का विचार करते थे, आपको चरित्र भाव कुंडली हमने बताई थी कि जो भाव के अंश हैं वही ग्रह के अंश हो, तो भाव उसी भाव में ही वो उसका फल देगा। ग्रह कहाँ फल देगा? जो भाव का अंश है वही ग्रह के अंश अगर बराबर है तो उसी भाव में फल देगा। जो आरंभ संधि, जहाँ से आरंभ संधि प्रारंभ हो रही है, आरंभ संधि और ग्रह की संधि अगर बराबर पड़ रही है तो अपने से पिछले में चला जाएगा। विराम संधि में अगर वो पहुँच गया है ग्रह, उससे ज़्यादा अंश उसके प्राप्त विराम संधि का जो अंश है उससे ज़्यादा ग्रह के अंश हो तो क्या होगा? वो अगले भाव में जा करके फल देगा। तो ये चीज़ आपको मैंने बता रखी है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा के जब फलित करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि इसका हमें फलित करना है। कुछ मित्र हमारे जो है बार बार हमको कमेंट कर रहे हैं उस पर कि कहाँ से भाव फलित का भाव कहाँ है, तो उन लोगों ने अभी आज तक पढ़ा नहीं है कि चरित्र कुंडली, जो कुंडली हम विचार करते हैं, इसका प्रारंभ ही फलित का भाव से ही होता है। जब तक आप चरित्र कुंडली नहीं बनाओगे, भाव कुंडली या भाव के बारे में आपको गणना नहीं आएगी, तब तक आप निष्फली हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपका बेस ही कमज़ोर है। लेकिन आजकल के विद्वान 60% से 90% ऐसे ही हैं, उनको भाव के माने कुछ मालूम नहीं है, ग्रहों की स्थितियाँ देखकर फटाफट बोलते चले गए। अरे पहले देख तो लो भाई कि जो ग्रह के बारे में आप बोल रहे हैं उसके अंश क्या है, उसके अंश भाव के अंश बराबर है नहीं है। अगर भाव के अंश में वो आगे फल दे रहा है, पीछे वाले उसमें फल दे रहा है, उसकी स्थिति क्या है ग्रह की, वो फल कहाँ दे रहा है? पहले भाव की स्थिति हमें पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद में देखना चाहिए जो भाव है, भाव हम किस भाव का विचार कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखो, जिस भाव का हम विचार करें, जैसे लग्न का हम विचार कर रहे हैं, लग्न का विचार कर रहे हैं, तो ये लग्न का ये प्रथम भाव हो गया, ये धन भाव है, पराक्रम है, चतुर्थ पराक्रम ही है। अगर हम द्वितीय भाव इसी तरह जब हम दूसरे भाव का विचार करेंगे तब ये लग्न मान ली जाएगी। तब इसी तरह जो चीज़ द्वादश हमने यहाँ रूल लागू किया, उसी तरह ये द्वितीय के लिए ये धन भाव हो जाएगा, ये पराक्रम बनेगा, ये उसका सुख भाव बनेगा जब द्वितीय से विचार करेंगे। अगर जैसे पत्नी का आप विचार करोगे तो पत्नी के लिए धन भाव बन जाएगा। जब पत्नी की सप्तम भाव को आप विचार करोगे तो पत्नी के लिए ये धन भाव होगा, ये पराक्रम होगा, ये उसकी सुख का भाव होगा, उसकी संतान का होगा, ये उसके पति का होगा। सेम वही द्वादश भाव जो आपने लग्न से विचार किया है, उसी का ही आप सेम विचार, चाहे रोजगार संबंधी हो, कर्म संबंधी हो, चाहे पराक्रम भाई को हो, चाहे संतान को हो, उसको आप लग्न मानेंगे। उसके अनुसार वही रूल लागू होगा जो लग्न के अनुसार आपने विचार किया कि ये प्रथम भाव शरीर है, द्वितीय भाव धन है, तीसरा पराक्रम है। सेम वही स्थिति हर भाव से आप निकालेंगे, तभी जाके आप सटीक फलित कह पाओगे। जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठेगी, फलित करना आपको नहीं आएगा। कुछ लोग अनर्गल ही प्रलाप कर रहे हैं, एक दो हैं, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। हमारे को उनको समझा दिया कि भाई देखो ये जो सूत्र हैं ये कहाँ से लिए गए। एक तो आप मानसागरी उठाइए, मानसागरी में दिया हुआ है, पराशर होरस शास्त्र है, पराशर होरस शास्त्र को पढ़िए, वहाँ भी विस्तृत जानकारी दी गई है। और जो विद्वानों ने, जैसे फलित सरोवर है, फलित सरोवर में पूरी जानकारी दी गई है, तो इसका अध्ययन करिए कि ये जो आया है चरित्र भाव कुंडली, भाव भावेश है, भावात भवान का सिद्धांत कहाँ से पैदा हुआ, इसके फलित कहाँ से हैं, ग्रहों यानी भाव के द्वादश जो भाव है उसके फलित क्या है, और द्वादश भाव में जो स्थित ग्रह है उसके फलित क्या होंगे, भाव स्थित ग्रह भाव के क्या फल है, भाव में स्थित ग्रह के क्या फल है। ये सारी चीज़ें हर किताबों में, हर फलित में दिया गया है।
लेकिन आदमी को नहीं समझ में आती क्या दृष्टि क्या दिक्कत है, मैं समझ नहीं आ रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार उनको समझाने की कोशिश करी है मैंने। अब उनको दोबारा मैंने समझा दिया है। अगर वो मित्र लोग हमारे देख रहे होंगे तो उनको समझ में ही आना चाहिए। अगर कोई शंका है तो पुस्तकों के नाम मैंने आपको बता दिया, आप आराम से मानसागरी उठाइए, उसमें पूरा विस्तृत जानकारी दे रखी, खूब आप आराम से पढ़िए, उसको फलित करिए, गणना करना सीखिए, और कैसे भाव से भाव का कैसे विचार किया जाता है, उसकी कैसे गणना की जाती है, वो आप लोग खुद सीखो, दूसरे को फलित करिए, उसको सिखाइए। वीडियो कैसे लग रही मित्रों आप लोगों को? आप लोग फलित करने का जो भी है आप लोग मुझे बताते रहिए। कोई जो अनिवार्य चीज़ें हैं मैं वही अभी लेके चल रहा हूँ। अभी ध्यान रखो कि किसी ने कमेंट किया था कि अभी आपने तो मुझे पत्नी पक्ष, परिवार पक्ष, ये पक्ष, उसको पक्ष, उसके बारे में भी आपने बताया नहीं कैसे विश्लेषण करें। अभी हमने विश्लेषण करना सिखाया नहीं, अभी हम केवल सूत्र और भाव को गणना करना ही सिखा रहे हैं आप लोगों को, कि आप लोग भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। अभी हमने बताया है फलित करने के जो सूत्र हैं वो क्या है, वो आप कैसे देखना सीखोगे। अभी प्रारंभिक शिक्षा को जब कुंडली हम पूरा लेकर के चलेंगे, ये कुंडली है, अब इस भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग विश्लेषण कैसे करोगे, एक एक पॉइंट का विश्लेषण कैसे किया जाता है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन पहले आप सूत्र तो समझ जाइए। वही पता है कि हमको पता चला कि वो बिच्छू का मंत्र नहीं आता, सांप के मुंह में उंगली डाल दी, ऐसा नहीं। पहले आप लोग जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो भेष है, वो तो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी तो आपको फलित के बारे में बताया जाएगा, तभी आप उसको कैच कर पाओगे। नहीं तो हमने कुछ बताते हम चले ही जाएंगे, आप उसे कैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग वो चीज़ है नहीं। तो जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कोई फलित हम बताते हैं वो आपके ऊपर से निकल जाएगी, हवा में निकल जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं। तो आप अपना पहले बेस कमजोर मजबूत कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ क्रम से सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ से उठ के भाग गया, आगे बढ़ा दिया, उधर से बढ़ा दिया। जो भी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो शुरुआत से लेके चल रहे हैं आप लोगों को, कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत, आपका बेस मजबूत होता चले, फिर उसके बाद फिर फलित आसान हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।